नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी जो कि पर्यावरण की क्लास है, जो कि हमारी जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उन सभी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, इसके बारे में हम देखेंगे जो वन्य जीव संरक्षण होता है, यानी कि वन्य जीवों के बारे में कितने प्रकार की परियोजनाएं हैं, किस प्रकार के अभ्यारण्य हैं, कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, कितने जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं। और मित्रों, इससे पहले हमने जो कि हमारा परिवार और मित्र टॉपिक है, जो कि इकाई फर्स्ट है, जो कि हमारे MP वर्ग 3 के लिए और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ होती हैं उन सभी के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, परिवार और मित्र में हमने पढ़ लिया था कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार का परिवार होता है, और उसके बाद हमने अध्ययन किया था जीव जंतुओं के बारे में, यानी कि हमारी प्रकृति में कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और आगे हम देखेंगे कि वन्य जीव संरक्षण क्या होता है। तो दोस्तों, देखते हैं भारत में वर्तमान में 3 तप्त स्थल यानी कि 3 तप्त स्थल हैं, 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वह 104 हैं, और 551 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों 8 क्षेत्र विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किए गए हैं, यानी कि भारत के हमारे 8 ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, यानी कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं उनमें जो कि प्राकृतिक धरोहर में यानी कि विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। और 50 प्रोजेक्ट टाइगर हैं जो कि हमारे पूरे भारत में हैं, 18 जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र हैं और 26 रामसरनम भूमियाँ हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था IUCN है। दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो कि संस्था है वो कौन सी है, IUCN, जो कि जो रेड डाटा बुक होती है वह भी संचालित करती है, यानी कि कौन सी प्रजाति के जीव जंतु संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं, यह भी कौन करता है, IUCN। इसके आगे देखते हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 के तहत प्रदान करती है, यानी कि जो विश्व विरासत में यानी कि जितने भी प्रकार के रिजर्व क्षेत्र होते हैं, कहें हम चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो चाहे कोई भी प्राकृतिक क्षेत्र हो, इसके का जो होता है यानी कि जो विश्व धरोहर की सूची में से शामिल किया जाता है, तो यह किसके द्वारा होता है, विश्व विरासत कन्वेंशन 1972 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो महत्वपूर्ण जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनको इस सूची में सम्मिलित किया जाए। तो वहीं भारत के 8 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, यानी कि भारत के जो 8 विश्व विरासत में शामिल किए गए, यानी कि जो 8 प्राकृतिक क्षेत्र हैं वो भारत के विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, जो पहला है हमारा वह है कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण पार्क है, यानी कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है यह सिक्किम में है, यानी कि हमारे जो कि उत्तर भारत में है। दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं कि कंचनजंगा विश्व नेशनल पार्क यानी कि ये कंचनजंगा नेशनल पार्क क्या है। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित यह नेशनल पार्क 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, यानी कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है हमारी उसके अंतर्गत आता है, यह 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह मिश्रित विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया भारत का यह पहला विरासत स्थल है, यानी कि जो मिश्रित रूप से विश्व विरासत स्थलों की सूची में जिसे शामिल किया गया था वह भारत का पहला विरासत स्थल है, जिसे सन 1977 में स्थापित किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1977 में। तो यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची जो 3रे नंबर की चोटी है, यानी कि जो कंचनजंगा है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर 26 किलोमीटर लंबा जेमू ग्लेशियर भी है, यानी कि जेमू नाम का ग्लेशियर यहाँ पर कहाँ पर है, कंचनजंगा नेशनल पार्क में, जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारा ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। यह भी मित्रों हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और जो कंचनजंगा है वह कहाँ पर है, सिक्किम में। तो इसके बारे में देखते हैं, यह हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके पश्चिम में स्थित है, जिसे
वर्ष 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है इसे सन 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों इसके बाद अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है मित्रों, इसे सन 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। इसको जैव विविधता के विश्व के 8 हॉटस्पॉटों में से एक माना जाता है। यानी कि जो जैव विविधता क्षेत्र है, यानी कि सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, जो कि जो 8 हॉटस्पॉट हैं, उन 8 हॉटस्पॉटों में से यह एक प्रमुख है। यानी कि जो पश्चिमी घाट जो है वह 8 हॉटस्पॉटों में से प्रमुख माना जाता है। तो वहीं यह भारत के पश्चिम तट पर स्थित 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो यह घाट जो है वह भारत के पश्चिम में स्थित है। यानी कि जो केरल तमिलनाडु वाला जो प्रदेश है उसके अंतर्गत जो 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर यह स्थित है। इसके बारे में आगे देखते हैं। केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात तक है। यानी कि यह पर्वत श्रृंखला जो है वह केरल तमिलनाडु कर्नाटक गोवा महाराष्ट्र से होती हुई गुजरात तक फैली है तथा इसमें केवल एक 30 किलोमीटर लंबा पालघाट गैप है। यानी कि जो 30 किलोमीटर लंबा एक पालघाट गैप है वह यह हिमालय पर्वत श्रृंखला से भी पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यानी कि जो हमारी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है उससे भी यह श्रृंखला पुरानी मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में हैं। यह पश्चिमी मित्रों सीटेट 2016 में पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद से जब कोई केरल की यात्रा करता है तब उसे अनेक सुरंगों को पार करना होता है। यह सुरंगें कहाँ पे आती हैं? पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मित्रों हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बारे में देखते हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है मित्रों वह हमारा असम में सर्वप्रथम सन 1900 में इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी कि इसे संरक्षित क्षेत्र भारत में कब घोषित किया गया था? सन 1900 में। सन 1908 में इसे आरक्षित वन बनाया गया। यानी कि सन 1908 में इसे आरक्षित वन बना दिया गया। तो वहीं सन 1916 में इसे गेम सेंचुरी, सन 1950 में वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। यानी कि सन 1950 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 11 फरवरी 1974 को नेशनल पार्क घोषित किया गया। यानी कि इसे 11 फरवरी 1974 को नेशनल पार्क घोषित किया गया तथा दिसंबर 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि विश्व विरासत की सूची में, यानी कि जो विश्व धरोहर होती हैं उनकी सूची में इसे दिसंबर 1985 में घोषित कर दिया गया। यह असम की मिकिर पहाड़ियों के पाद पर बहती ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दक्षिण किनारे पर स्थित है। यानी कि जो असम की मिकिर पहाड़ियाँ हैं, जो असम की मिकिर की पहाड़ियों के पाद पर बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके दक्षिणी किनारे पर यह स्थित है। तो वहीं यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। मित्रों यह पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है वह है कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। मित्रों यह प्रश्न कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। तथा जो एक सींग वाले गैंडे हैं उनकी संख्या भी यहाँ विश्व में सर्वाधिक पाई जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मित्रों पॉइंट बन सकता है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? यानी कि एक सींग वाले गैंडे जो होते हैं वो विश्व में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं भारत में और काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला नेशनल पार्क है मित्रों हमारा मानस नेशनल पार्क। मित्रों यह भी हमारा कहाँ पर है? असम में स्थित है। जो मानस नेशनल पार्क जो है वह असम के पूर्वी हिमालय के पादगिरी पर मानस नदी पर स्थित मानस नेशनल पार्क को उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। यानी कि असम में जो पूर्वी हिमालय के पादगिरी पर मानस नदी पर स्थित मानस नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा, यानी कि जो मानस नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा है वह भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। यानी कि जो भूटान देश है उसकी और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ तक यह छूती है। यानी कि जो मानस नेशनल पार्क की सीमा है वह भूटान तक जाती है। तो वहीं इस क्षेत्र को विश्व विरासत स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, जैव मंडल रिजर्व, हाथी रिजर्व व मुख्य पक्षी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। यानी कि जो मानस नेशनल पार्क जो असम में स्थित है उसे कई प्रकार के
दर्जे प्राप्त हैं, यानी कि विश्व विरासत का स्थल, यानी कि विश्व विरासत की सूची में भी यह शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है, बाघ परियोजना का दर्जा प्राप्त है, जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र है, ये हाथियों के लिए भी रिजर्व क्षेत्र है और पक्षियों के लिए भी रिजर्व क्षेत्र है। मित्रों आगे देखते हैं। 1 अक्टूबर 1928 को इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, यानी कि 1 अक्टूबर 1928 को इसे वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया तथा सन 1973 में यहाँ बाघ परियोजना की शुरुआत हुई, यानी कि जो 1972 में बाघ परियोजना संचालित हुई थी, उसके बाद में जस्ट 1 साल बाद यानी कि 1973 में यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत हो गई। तो वहीं दिसंबर 1985 में भी इसे विश्व विरासत स्थल तथा 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, यानी कि जो पहले तो यह जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य था, यानी कि राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य इसे 1928 में बनाया गया, उसके बाद में इसे 1985 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया तथा उसके पश्चात 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। तो मित्रों चलिए अगला देखते हैं। अगला है मित्रों हमारा, मित्रों इससे पहले कुछ ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर कि यहाँ बोना सुअर, यानी कि जो मानस नेशनल पार्क है, जो मानस नेशनल पार्क है वहाँ पर बोना सुअर, दृढ़नोमी खरगोश व स्वर्ण लंगूर पाए जाती हैं। किसमें? मानस नेशनल पार्क में। यहाँ पर बोने सुअर, दृढ़नोमी खरगोश तथा स्वर्ण लंगूर पाए जाते हैं, जो कि स्वर्ण के कलर के होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा नंदा देवी एवं फूलों की घाटी नेशनल पार्क। तो मित्रों यह स्थित हमारा उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह पश्चिमी हिमालय में जास्कर व ग्रेट हिमालय के मध्य उत्तराखंड के चिंपोली जिले में गढ़वाल हिमालय में स्थित है, यानी कि जो कुल्लू गढ़वाली वाला क्षेत्र है हिमालय का, वहाँ पर यह अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ अल्प पाइन फूल एवं एशियाटिक ब्लैक बियर, यानी कि काले भालू एवं स्नो तेंदुआ पाया जाता है, यानी कि ब्लैक यानी काले भालू और स्नो तेंदुआ पाया जाता है। तो वहीं यहाँ पर नंदा देवी पर्वत श्रेणी स्थित है। यहाँ पर नंदा देवी पर्वत श्रेणी स्थित है, इस कारण से नंदा देवी अभ्यारण्य कहा जाता है। यहाँ पर मस्क डियर यानी कि मस्क हिरन बहुयातायात में पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी संख्या में पाए जाते हैं। इसे सन 1982 में नेशनल पार्क एवं सन 1988 में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया, यानी कि इसे 1982 में नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया, सन 1988 में से विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित कर लिया गया। तो मित्रों अगला देखते हैं। अगला है हमारा सुंदरवन नेशनल पार्क। मित्रों जो सुंदरवन नेशनल पार्क है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत व बांग्लादेश में गंगा के डेल्टा में विस्तृत है, यानी कि जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वह भारत व बांग्लादेश के मध्य स्थित है। दोस्तों इसका अधिकतर भाग तो वैसे बांग्लादेश में पाया जाता है, लेकिन ये सबसे बड़ा वैसे नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल में कोलकाता के दक्षिण में पूर्व में 24 परगना जिलों में स्थित है, यानी कि यह 24 वहाँ के जो जिले हैं 24 आसपास के उन जिलों में यह स्थित है। यह विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, जो कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वह विश्व में सर्वाधिक यहीं पर पाए जाते हैं। वहीं 66% मैंग्रोव वन बांग्लादेश में तथा 34% मैंग्रोव वन भारत में पाए जाते हैं। तो मित्रों इसका अधिकतर हिस्सा तो वैसे बांग्लादेश में है, लेकिन जो 66% वन है वह बांग्लादेश में तथा 34% वन जो हैं वह भारत में पाए जाते हैं। मित्रों एक और इसके सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह पार्क विश्व का एकमात्र ऐसा मैंग्रोव वन क्षेत्र है जहाँ बाघ भी पाए जाते हैं, जो कि मैंग्रोव वन क्षेत्र है मित्रों, उसके अंतर्गत ऐसी विश्व में कोई जगह नहीं है यहाँ पर बाघ भी पाए जाते हैं। केवल जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वही एक ऐसा पार्क है यहाँ पर मैंग्रोव वन के साथ साथ बाघ भी पाए जाते हैं। तो अगला देखते हैं मित्रों। अगला है हमारा केवलादेव नेशनल पार्क। मित्रों जो केवलादेव नेशनल पार्क यह भरतपुर राजस्थान में है, यानी कि भरतपुर के राजस्थान में स्थित है। इसे सन 1956 में पक्षी अभ्यारण्य, सन 1981 में नेशनल पार्क, सन 1985 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। मित्रों इसके बारे में जो केवला देवी नेशनल पार्क है यह भरतपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में आता है। इसे सन 1956 में पक्षी अभ्यारण्य, सन 1981 में नेशनल पार्क और सन 1985 में विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया। तो वहीं 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत यह नेशनल पार्क पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि जो लगभग 29 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्रफल के में फैला हुआ यह पक्षियों के लिए स्वर्ग भी कहलाता है। यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन बहुतायत आते हैं, यानी कि जो साइबेरियन पक्षी होते हैं, साइबेरियन क्रेन जो पक्षी होते हैं जो कि भारत के
अलावा अन्य देशों में पाए जाते हैं, जो कि जो है यहाँ पर अपना प्रजनन करने के लिए जो भरतपुर में स्थित जो केवलादेव नेशनल पार्क है वहाँ पर जो है प्रजनन करने के लिए आते हैं। यह भारत का एकमात्र ऐसा पार्क है जिसके चारों तरफ 2 मीटर ऊंची दीवार बनी हुई है, यानी कि यह भारत का मात्र एक ऐसा पार्क है यहाँ पर 2 मीटर ऊंची दीवार बनी हुई है। आगे देखते हैं मित्रों, यह नेशनल पार्क राजस्थान की नम भूमि भी है, यानी कि इस नेशनल पार्क को राजस्थान की नम भूमि भी कहते हैं। इसे अक्टूबर 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया। तो वहीं केवला देवी नेशनल पार्क को अजान बांध से पानी प्राप्त होता है, यानी कि जो केवला बांध जो है उसे पानी की प्राप्ति अजान बांध से होती है। अगला बिंदु देखते हैं मित्रों, इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है कि 19वीं सदी के अंत तक केवला देव नेशनल पार्क भरतपुर महाराजा द्वारा डक शूटिंग रिजर्व के रूप में प्रयुक्त होता था, यानी कि जहाँ बतखों की शूटिंग के लिए यह रिजर्व था, यानी कि जो भरतपुर के महाराजा थे उनके द्वारा इसे रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, केवल बतखों की शूटिंग करने के लिए, बतखों का शिकार करने के लिए इसे रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों की रोक रहती है, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप यहाँ पर वर्जित रहते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य में मानवीय क्रियाकलापों की जैसे कि चराई, गौ पशुओं के आवागमन की अनुमति नहीं होती, यानी कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य जो होते हैं उनमें पशुओं की चराई पर भी अनुमति नहीं होती और वहाँ पर आवागमन की भी अनुमति नहीं होती, एवं यहाँ बिना अनुमति के शिकार करना मना होता है, यानी कि यहाँ शिकार करना भी वर्जित होता है। जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप, पशु चारण एवं शिकार पूर्णतः वर्जित होता है। और मित्रों, जो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं उनमें जो मानवीय हस्तक्षेप होता है, यानी कि मानवों का किसी प्रकार का वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा, एवं पशु चारण एवं पूर्णतः वर्जित होगा और शिकार भी यहाँ पर पूर्णतः वर्जित होगा। आगे देखते हैं मित्रों, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान। मित्रों, कई बार प्रश्न बन जाता है कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं। तो मित्रों, जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जिनकी संख्या 10 है। उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 है, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। क्या है वह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान उत्तराखंड, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वह जिम कॉर्बेट नेशनल उद्यान, जो कि उत्तराखंड में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस लेह लद्दाख, यानी कि लेह लद्दाख वाला इलाका है वहाँ पर जो है वह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 3350 किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बटन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसकी लंबाई कुल कितनी है? 0.03 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, जैसे कि मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, असम, सिक्किम, अगर इन राज्यों की बात करें जो कि पूर्वोत्तर की 7 बहनें भी कही जाती हैं, यहाँ पर जो है वह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह है काजीरंगा। असम में कुल 13 वन्य जीव अभ्यारण्य है, यानी कि हम असम अकेले राज्य की बात करें तो यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 13 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों, जो कि टाइगर प्रोजेक्ट जो होता है, यानी कि टाइगरों के संरक्षण के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, यह कब चलाया गया? मानव पर्यावरण सम्मेलन, यानी कि मानव पर्यावरण सम्मेलन जो होता है वह 1972 में हुए स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी कि 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इस समझौते के तहत भारत ने वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF की सहायता से 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1972 में। उसके पश्चात भारत ने सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मित्रों, यह भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तो वह हुई थी 1973 में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के अनुसार टाइगर प्रोजेक्ट 9 जगहों पर शुरू किए, यानी कि जो भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी कि जो देहरादून में स्थित है उसके अनुसार टाइगर प्रोजेक्ट 9 जगहों पर शुरू किए गए, जो जनवरी 2016 तक 50 हो गए। यानी कि जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जब 1973 में हुई थी तो 9 जगहों पर टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किए गए थे, लेकिन जो 2016 का जो डाटा जारी हुआ है उसके अंतर्गत 2016 तक 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
अगर हम बात करें कि नवीनतम टाइगर क्षेत्र कौन सा है, तो नवीनतम घोषित टाइगर क्षेत्र है वह है अरुणाचल प्रदेश का कामलोंग टाइगर रिजर्व, यानी कि कामलोंग टाइगर रिजर्व है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि 6 सितंबर 2016 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कामलोंग टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो यह किया गया था 6 सितंबर 2016 को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, यानी रॉयल नामक बंगाल टाइगर जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 4 सितंबर 2006 को किया गया। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसका गठन जो हुआ था मित्रों वह हुआ था 4 सितंबर 2006 को। भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, यानी कि जो अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़े टाइगर रिजर्व क्षेत्र की तो वह कौन सा है, नागार्जुन सागर। यह स्थित कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमाओं के मध्य। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। अगर दोस्तों हम देखें कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है तो वह है नागार्जुन सागर। और अगर हम बात करें कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है तो वह है मित्रों हमारा बोर टाइगर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की संख्या 18 है, यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से 18 राज्य ऐसे हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हुंगांग वैली म्यांमार में स्थित है। अगर हम बात करें विश्व की तो भारत का तो कौन सा है, नागार्जुन सागर, और सबसे छोटा कौन सा है, बोर टाइगर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, हुंगांग वैली जो कि म्यांमार में स्थित है। तथा भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाले राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक तीनों यहाँ पर 6 टाइगर रिजर्व स्थित हैं, यानी कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और कर्नाटक तीसरे नंबर पे। यहाँ पर 3-3 यानी कि तीनों जगहों पर 6 टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित हैं। आगे देखते हैं मित्रों, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। जो विश्व बाघ दिवस जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2019 को बाघ गणना 2018 के जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 हो गई है, यानी कि 2019 की जो बाघ गणना हुई थी उसके अनुसार 2019 में 2967 बाघों की संख्या हो गई है, जो 2014 की तुलना में, यानी कि जब 2014 में जो गणना हुई थी उससे 741 अधिक बाघों की वृद्धि हो चुकी है, जो कि उस गणना से 33% अत्यधिक ज़्यादा है, यानी कि 33% अधिक है। अगर हम बाघों की संख्या की दृष्टि से देखें तो बाघों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, तो मित्रों बाघों की संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला है मध्य प्रदेश, यहाँ पर 526 जो कि नई गणना हुई थी जो बाघों की, उसमें उसके अंतर्गत 526 बाघ मध्य प्रदेश में है, और कर्नाटक में है 524, और उत्तराखंड में है 442। अगर मित्रों हम टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की बात करें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता है, यहाँ पर भी 6 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, और महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, और कर्नाटक में भी 6 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। और संख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो कि टाइगरों की संख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर 526 हैं, कर्नाटक दूसरे नंबर 524, और उत्तराखंड 442 जो कि तीसरे नंबर पर है। बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है, यानी कि बाघ की सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि, यानी कि जब वायु से पत्ते हिलते हैं और जो घास पर जब अगर कोई जानवर चलता है तो उसके चलने की आवाज़ में भी अंतर कर सकता है, यानी कि बाघ की सुनने की शक्ति जो होती है वह इतनी तीक्ष्ण होती है। यह प्रश्न मित्रों पूछा गया सीटेट 2016 में। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, यानी कि बाघ के कान जो होते हैं वह चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो कि आवाज़ को एकत्रित करने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। यानी कि अगर हम आगे देखें तो बाघ अंधेरे में भी हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। जो बाघ की देखने की क्षमता होती है मित्रों वह मनुष्य की तुलना में 6 गुना अधिक होती है। तो आगे देखते हैं, तो बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं, यानी कि मित्रों जो बाघ अपने इलाके में यानी रिजर्व क्षेत्र में जब भ्रमण करता है तो वह जगह जगह पर मूत्र छोड़कर अपनी गंध को छोड़ता जाता है ताकि उसे अपने इलाके का पता चलता रहे। और मित्रों खास बात यह भी है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है,
एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, यानी कि अगर दूसरा बाघ उसके इलाके में आ जाता है तो वह मूत्र की खुशबू सूंघकर पता कर लेता है कि इस इलाके में दूसरा बाघ भी घुस आया है। तो इसकी इतनी अत्यधिक इसमें क्षमता पाई जाती है। उस इलाके में घुसना है या नहीं, यह तो उस बाघ की मर्जी है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है, यानी कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। गुस्से में अलग अलग आवाज़ निकालता है। बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़ निकालेगा, अगर किसी पे क्रोध करना है तो अलग आवाज़ निकालेगा, कभी कराहना तो कभी घुर्राना। बाघ का घुर्राना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकता है। हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ व सांप को उसकी खाल के लिए तथा कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। अगर हम दोस्तों जो जानवरों का शिकार होता है वह लगभग हम किस उद्देश्य से जानवरों का शिकार करते हैं। मित्रों, जो हाथी का शिकार होता है वह उसके दांतों के लिए होता है, गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए होता है, शेर, मगरमच्छ व सांप का शिकार उसकी खाल के लिए होता है। वहीं पर कस्तूरी मृग की अगर हम बात करें तो उसका शिकार केवल थोड़ी सी खुशबू के लिए किया जाता है। तो वहीं मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जो जानवरों का शिकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शिकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक रूप से शेर अफ्रीका के अलावा केवल भारत के गुजरात का गिर वन सौराष्ट्र में पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो जो शेर जो होते हैं वह दक्षिण अफ्रीका के अलावा केवल भारत के गुजरात में ही पाए जाते हैं। यानी गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर ही केवल शेर पाए जाते हैं। 14वीं एशियाई शेर गणना 2015 के अनुसार, यानी कि 14वीं बार जो एशियाई शेरों की गणना हुई थी उसके अनुसार कुल एशियाई शेर 523, 2016 की तुलना में 27% वृद्धि। यानी कि अगर हम कुल एशियाई शेरों की बात करें तो 2015 में जो जनगणना हुई थी शेरों की, जो कि एशियाई शेर जो होते हैं उनकी गणना के अनुसार कुल एशियाई शेर 523, 2010 की तुलना में 27% वृद्धि। सर्वाधिक एशियाई शेर जूनागढ़ गुजरात में 268 तथा अमरेली गुजरात में 174 सर्वाधिक वृद्धि हुई। एशियाई शेरों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 20 दिसंबर 2018 को एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। तो एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई? 20 दिसंबर 2016 को, जिसमें केंद्र और राज्यों का योगदान 60:40 के अनुपात में होगा। तो मित्रों, अगर हम गुजरात के जूनागढ़ की बात करें तो वहाँ पर 268 सर्वाधिक एशियाई शेर पाए गए, और जो कि गुजरात का ही एक क्षेत्र है अमरेली, यहाँ पर 174 सर्वाधिक वृद्धि हुई। 174 एशियाई शेरों पाए जाते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। और एशियाई शेरों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए 20 दिसंबर 2016 को एशियाई शेर संरक्षण परियोजना की शुरुआत की गई। इसके तहत कुल खर्च का केंद्र सरकार द्वारा 60% अनुदान दिया जाएगा और 40% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों हमारा बोरी अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। जो बोरी अभयारण्य जो है वह हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। कच्छ का रण क्षेत्र हंसावर का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। जो कच्छ का रण क्षेत्र है गुजरात का, वह हंसावर के लिए सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। जंगली गधों के लिए रण का कच्छ प्रसिद्ध है। मित्रों, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जंगली गधों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। जो कच्छ का रण जो है वह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। जो शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र जो है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। वर्तमान में देश में 30 अधिसूचित हाथी रिजर्व, यानी वर्तमान में हमारे देश में 30 अधिसूचित हाथी रिजर्व हैं। तो वहीं देश का 30वां हाथी रिजर्व नागालैंड के मौन जिले में, यानी कि जो वर्तमान में जो कि नवीनतम हाथी रिजर्व क्षेत्र है वह नागालैंड के मौन जिले में सिंगफोन हाथी रिजर्व है। मित्रों, यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो हाथी आरक्षित क्षेत्र है वह कौन सा है, जो कि नागालैंड का, नागालैंड राज्य जो है उसके अंतर्गत जो मौन जिला आता है उसमें सिंगफोन हाथी रिजर्व है, जो 16 अगस्त 2018 को नागालैंड सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। यह कब किया गया था? 16 अगस्त 2018 को। पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 12 अगस्त 2016 को जारी अखिल भारतीय हाथी गणना, जो पर्यावरण वन व जल परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत 12 अगस्त 2017 को जारी अखिल भारतीय हाथी गणना 2017
के आंकड़ों के अनुसार एशियाई हाथियों की संख्या 27,312 है। मित्रों, जो अखिल भारतीय हाथी गणना हुई 2017 में, उसके अनुसार हाथियों की संख्या कितनी है? 27,312। तो वहीं हाथियों का सर्वाधिक संख्या यानी कि हाथियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? कर्नाटक में। दूसरे स्थान पर कौन आता है? असम, जिसे हम असम भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो आता है वह आता है केरल। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पर हाथियों की संख्या कितनी है? 6,049। अगर हम असम की बात करें तो हाथियों की संख्या कितनी है? 5,719। अगर वहीं पर हम केरल की बात करें तो हाथियों की संख्या कितनी है? 3,054। हाथियों की मौजूदा आबादी को उनके प्राकृतिक आवास स्थलों में सुरक्षित रखने व उनकी वृद्धि करने हेतु फरवरी 1972 में केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित परियोजना हाथी परियोजना शुरू की गई। यानी कि हाथियों की आबादी को सुरक्षित रखने के लिए, प्राकृतिक स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा फरवरी 1972 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई, जो भारत में 16 राज्यों में संचालित की जा रही है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो जो हाथी परियोजना है वह भारत के 16 राज्यों में संचालित की जा रही है तथा इस परियोजना की सहायता से देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया। मित्रों, जो हाथी परियोजना है इसके अंतर्गत देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थित किया गया। अगर हम बात करें तो देश का सबसे पुराना हाथी रिजर्व जो है वह सिंहभूम हाथी रिजर्व, जो कि झारखंड में स्थित है। अगर सबसे पुराना रिजर्व क्षेत्र है वह कौन सा? सिंहभूम हाथी रिजर्व क्षेत्र, जो कि झारखंड में है। 3 महीने के मित्रों हाथी के बारे में अगर हम बात करें, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल होता है। मित्रों, जो हाथी का बच्चा जो होता है लगभग 2 वर्ष में लगभग 2 कुंटल का हो जाता है। मित्रों, यह प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा गया है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ, यानी कि अगर हम बात करें हाथियों की झुंड की तो हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। अगर हम हाथियों की झुंड की बात करें तो उसमें केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष तक के बच्चे ही केवल उस झुंड में रहते हैं तथा झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। मित्रों, जो हाथियों का झुंड जो होता है उसमें हाथी नेता ना होते हुए उस झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होगी वह उस झुंड की नेता होगी। यह प्रश्न मित्रों सीटेट 2013 में पूछा गया है। राष्ट्रीय भालू संरक्षण एवं कल्याणकारी योजना 26 नवंबर 2012 को शुरू की गई। मित्रों, हम भालुओं के संरक्षण की अगर बात करें तो भालुओं की संरक्षण में जो भालू संरक्षण एवं कल्याण कार्य योजना 26 नवंबर 2012 को शुरू की गई। हरियाणा के पिंजौर में स्थापित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र प्रथम गिद्ध संरक्षण ब्रोडिंग केंद्र है। मित्रों, जो जटायु संरक्षण जो है उसके लिए प्रथम गिद्ध संरक्षण ब्रीडिंग केंद्र है। तो वहीं 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड लॉन्च किया गया। मित्रों, जो ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड जो लॉन्च किया गया वह कब किया गया? 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। जैसलमेर जो है मित्रों वह भी राजस्थान में है। प्रोजेक्ट वेस्टर्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, जो कि जैसलमेर में हुआ था, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र यानी जैव मंडल के जो सुरक्षित क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1900 में प्रकाशित, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए द्वारा सन 1900 में प्रकाशित टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार जीव जंतुओं में पाए जाने वाली विभिन्नता, विषमता, पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। यानी कि जो जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा सन 1900 में प्रकाशित टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार जो जीव जंतुओं में जो विभिन्नता पाई जाती है, जो विषमता पाई जाती है, जो पारिस्थितिकी जटिलता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता शब्द का अगर हम बात करें, जैव विविधता शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वह प्रयोग किया था अमेरिकी कीट वैज्ञानिक एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा सन 1986 में किया गया था। मित्रों, यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह विल्सन द्वारा सन 1986 में किया गया था। इन्हें जैव विविधता का जनक भी कहा जाता है। जो अमेरिकी अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जो जीव जंतुओं पर जिन्होंने अध्ययन किया था, जो कि उन वैज्ञानिकों का नाम है एडवर्ड ओ विल्सन, यानी कि एडवर्ड ओ विल्सन द्वारा सन 1986 में जैव विविधता का शब्द का प्रथम प्रयोग किया था और इन्हें जीव विविधता का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों, पारिस्थितिकी प्रणाली में
आनुवांशिक विविधता रखने वाला संरक्षित क्षेत्र जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो मित्रों जैव विविधता का जो आनुवांशिक विविधता वाला जो संरक्षित क्षेत्र होता है जो कि जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। ब्राजील में जैव विविधता का स्तर विश्व में सर्वाधिक है। अगर हम जैव विविधता की दृष्टि से बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो वह पाई जाती है ब्राजील में। यानी कि ब्राजील एक ऐसा देश है जहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। ब्राजील के पश्चात विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत आता है दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे भारत का स्थान जैव विविधता की दृष्टि से है। जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम चाहे उत्तरी ध्रुव की बात करें चाहे दक्षिणी ध्रुव की बात करें, अगर इनसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे तो जितने आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर जैव विविधता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। यह प्रश्न मित्रों यूपी टेट 2015 में पूछा गया है। भारत विश्व के 17 मेगा जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है। यानी कि भारत क्योंकि 17 जितने भी सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं उनमें भारत भी उनमें से एक प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं। इन 17 देशों में विश्व की लगभग 70% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। मित्रों अगर सर्वाधिक जैव विविधता की दृष्टि से अगर हम देखें तो ब्राजील पहले नंबर पे आता है, लेकिन अगर अधिकतर जैव विविधता वाले जो क्षेत्र हैं अगर उनकी दृष्टि से हम देखें तो भारत का स्थान पहले नंबर पे आता है। भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं, 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट स्थित हैं। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट में भी कुछ भारतीय क्षेत्र सम्मिलित हैं। यानी कि जो पूर्वी हिमालय है वहाँ पर भी हॉट स्पॉट है, पश्चिमी घाट है वहाँ पर भी हॉट स्पॉट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड स्विस ने किया था। जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो होता है उसका उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एडवर्ड स्विस ने किया था। भारत में कुल 18 जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं। अगर हम भारत की बात करें तो कुल कितने जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र हैं, 18, जो निम्न है। नीलगिरी 1986 में जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, जो कि कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मध्य स्थित है। अगर हम बात करें नंदा देवी की तो यह कब किया गया, 1988 में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अगर हम बात करें नौकरेक की, नौकरेक कब किया गया, 1988 में, यह कहाँ पर है, मेघालय में। मित्रों यह प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि नौकरेक कहाँ पर स्थित है, मेघालय में, या सुंदरवन कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में, और जो मानस जो है वह कहाँ पर है, असम में। जो कब जैव मंडलीय क्षेत्र सुरक्षित किया गया तो यह कब किया गया था, 1989 में। सुंदरवन भी कब किया गया था, 1989 में, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। मन्नार की खाड़ी की अगर हम बात करें, यह भी कब किया गया, 1989 में, यह कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में। अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार की, जो ग्रेट निकोबार है वह भी कब किया गया, 1989 में, यह स्थित कहाँ पर है, अंडमान तथा निकोबार में। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है वह कब किया गया, 1994 में। डिब्रू सैखोवा यह कहाँ पर स्थित है, असम में, यह कब किया गया, 1997 में। देहांग देवंद जो है वह कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, यह कब किया गया, 1998 में। पचमढ़ी जो है वह मध्य प्रदेश में, जो कब किया गया, 1999 में। अगर हम बात करें कंचनजंगा की तो कंचनजंगा को कब संरक्षित किया गया, 2000 में, यह कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में। अगर हम बात करें अगस्तमलाई की तो अगस्तमलाई जो है वह केरल में स्थित है, यह कब किया गया, 2001 में। अगर हम बात करें अचानक मार्ग की, अचानक मार्ग जो है वह अमरकंटक 2005 में स्थापित किया गया, यह कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कच्छ के रण की बात करें तो यह कब स्थापित किया गया, 2008, यह स्थित है गुजरात में। अगर हम शीत मरुभूमि की बात करें तो शीत मरुभूमि जो है वह है हिमाचल प्रदेश में, इसे कि कोल्ड डिस्टर भी कहा जाता है। यह कब संरक्षित की गई, 2009 में। अगर हम सैलाचेल्लम की बात करें तो यह है स्थित आंध्र प्रदेश में, इसे 2010 में स्थापित किया गया। अगर हम पन्ना की बात करें तो यह 2011 में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना, यानी कि जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना जुलाई 2011 में यह बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 6 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई। यानी कि जो जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना जो है यह 2011 में 6 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भूदृश्य स्थलों की जैव सुरक्षा संरक्षण को सुदृढ़ करना एवं ग्रामीण आजीविका संसाधनों में सुधार लाना रखा गया। इसमें निम्न 4 भूदृश्य सम्मिलित
किए गए। यानी कि जो ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना है इसके अंतर्गत 4 भूदृश्य सम्मिलित किए गए। देखते हैं मित्रों, आ स्कॉट उत्तराखंड, लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात, सतपुड़ा मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, अगस्तमलाई तमिलनाडु और केरल। देश में चिड़ियाघरों के कार्यकरण की निगरानी के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत सन 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई। दोस्तों, जो चिड़ियाघर जो होता है उसकी निगरानी के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो कि 1972 में आया था उसके प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कि जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है उसके प्रावधान के अनुसार 1992 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। आगे देखते हैं, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड सरकार को जीव जंतु कल्याण संबंधी मुद्दों के बारे में सलाह देने, जागरूकता पैदा करने के लिए तथा विभिन्न केंद्रीय स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। यानी कि मित्रों, जो भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड जो है वह भारत सरकार को जीव जंतु कल्याण संबंधी मुद्दों के बारे में सलाह देता है, उसके मध्य जागरूकता पैदा करता है तथा विभिन्न जो केंद्र की जो स्कीमें होती हैं, जो योजनाएं संचालित की जाती हैं, उनका कार्यान्वित करने के लिए अधिनियम बनाता है। इसके अंतर्गत जो कि इसका निकाय जो है वह कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 को फरवरी 2003 को पारित किया गया। इस अधिनियम को 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिली। यानी कि जो जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि CBD जो CBD हुई थी उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर, यानी कि भारत इसके बद्ध जो प्रतिबद्धता है उसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 को फरवरी 2003 को पारित किया गया। यानी कि जो जैव विविधता अधिनियम 2002 बना था उसे फरवरी 2003 में पारित कर दिया गया। इस अधिनियम को 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। यानी कि जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में जो स्थान था ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली को महाराष्ट्र सरकार द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। वन्यजीव में अवैध व्यापार को कारगर दंड से नियंत्रित करने के लिए 6 जून 2007 को वन्यजीव अभयारण्य अपराध ब्यूरो का गठन किया गया। मित्रों, जो कि वन्यजीव में अभयारण्य जो होते हैं, यानी कि वन्यजीव जो रिजर्व क्षेत्र जो होते हैं उसके अंतर्गत जो अवैध अगर व्यापार करें, उसके जो अवैध व्यापार करते हैं या वनों की कटाई करते हैं या रेत खनन करते हैं, विभिन्न प्रकार की पशुओं द्वारा चराई की जाती है जिससे कि वन्यजीव को खतरा होता है, उसके अंतर्गत वन्यजीव अपराध ब्यूरो नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया। जो कब किया गया था? 6 जून 2007 को। जैव विविधता के संरक्षण हेतु विश्व वन्यजीव निधि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। यानी कि वर्ल्ड लाइफ फंड की स्थापना कहाँ हुई थी? 1961 में स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो प्रतीक जो है मित्रों वह पांडा है। अब इसका नाम WWFN कर दिया गया है। मित्रों, हाल ही में इसका जो WWF था उसका नाम बदलकर WWFN कर दिया गया है। यानी कि इसका फुल फॉर्म जो है वह वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII देहरादून में स्थित है। मित्रों, जो वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वह स्थित कहाँ पर है? देहरादून में। विश्व में जैव विविधता के निरंतर ह्रास को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्रकृति संरक्षण संघ का गठन हुआ। यानी कि मित्रों, जो विश्व में जैव विविधता के निरंतर जो कि ह्रास हो रहा है इसका, यानी कि इसमें जैव विविधता को जो परस्पर नुकसान होता आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1948 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व प्रकृति संरक्षण संघ का गठन किया गया। इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इस संस्था द्वारा 1972 में एक पुस्तक रेड डाटा बुक प्रकाशित की। यानी कि मित्रों, इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, जो कि IUCN है। मित्रों, यह IUCN जो है वह एक रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है जिसका उद्देश्य यह होता है कि जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं या विलुप्त होने के कगार पर जो प्रजातियां हों या विलुप्त हो चुकी हों
उनका इस रेड डाटा बुक में प्रकाशन किया जाता है, यानी कि रेड डाटा बुक में उसे स्थापित किया जाता है। इस पुस्तक में लुप्त हो रही जातियाँ, इनके आवास तथा वर्तमान में उनकी संज्ञा को सूचीबद्ध किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे यूनेस्को विश्व विरासत कन्वेंशन का उद्देश्य विश्व विरासत स्थलों को सांस्कृतिक, प्राकृतिक व मिश्रित स्थलों को सूचीबद्ध व संरक्षित करना है। यानी कि जो यूनेस्को की विश्व विरासत जो होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? विश्व विरासत स्थलों को सांस्कृतिक, प्राकृतिक व मिश्रित स्थलों को सूचीबद्ध करना और उनका संरक्षण करना। यह कन्वेंशन 1972 में यूनेस्को द्वारा स्वीकार कर लिया गया। भारत में 14 नवंबर 1977 को इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। यानी कि मित्रों जब 1972 में यह यूनेस्को द्वारा जो प्रतिपादित की गई थी जैव संरक्षण, जो जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन पर मित्रों 1972 में भारत सम्मिलित नहीं हुआ था। इसमें भारत सम्मिलित जो हुआ था वह हुआ था 14 नवंबर 1977 को। जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन जैव विविधता संबंधी सभी पहलुओं के समाधान हेतु 1992 में रियो डी जेनेरिया में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन पारित किया गया। मित्रों जो जैव विविधता संबंधी जितने भी पहलू होते हैं उनके समाधान के लिए जो रियो डी जेनेरिया में एक सम्मेलन किया गया था, जो कि 1992 में किया गया था। इस सम्मेलन का नाम था मित्रों पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो कि पहला बृहद वैश्विक समझौता है। आगे देखते हैं। यह समझौता 19 दिसंबर 1993 को लागू किया गया। मित्रों यह सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1992 में, और इस समझौते को लागू कब किया गया था? 29 दिसंबर 1973 को। भारत ने 5 जून 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर व 18 फरवरी 1994 को इसका अनुसमर्थन किया। यानी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर तो 5 जून 1992 को कर दिए थे, लेकिन 18 फरवरी 1994 को इसका अनुसमर्थन किया, यानी कि इसे लागू कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में इस कन्वेंशन के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 को फरवरी 2003 में लागू कर दिया गया। मित्रों भारत में यह नियम जो हैं वह पूर्ण रूप से प्रभावी रहे। इसके लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया और इसे फरवरी 2003 में लागू कर दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, ध्यान देने योग्य बात। एग्लो फ्रेंच एनिमोसिटी और H.G. वेल्स नोवेला के वैज्ञानिकों ने बोवान सर्बो टाइटन को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना है। मित्रों जो मनोवैज्ञानिक एनिमोसिटी और वेल्स नोवेला के वैज्ञानिकों ने जो टाइटन पक्षी जो होता है उसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना है। तो वहीं मेडागास्कर के घने जंगलों में पाए जाने वाले पक्षी करीब 1000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। जो मेडागास्कर के घने जंगलों में जो पक्षी पाए जाते हैं वह लगभग 1000 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। उष्णकटिबंधीय पड़ोसी देशों से आई वनस्पतियों को पेलियो ट्रॉपिकल कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्मी वाले जो पड़ोसी देश जो है वहाँ से जो वनस्पति प्रजातियाँ आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पेलियो ट्रॉपिकल कहा जाता है। तथा चीन तिब्बत प्रदेश से आई वनस्पतियों को वेरियल कहा जाता है। जो चीन और तिब्बत से जो प्रजातियां आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वोरियल कहा जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय पड़ोसी देशों से जो आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल। और चीन और तिब्बत से जो वनस्पतियां आती हैं उन्हें कहा जाता है वोरियल। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। आगे है जम्मू कश्मीर का दाची गम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों जो जम्मू कश्मीर का दाची गम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर और उड़ीसा में। यह सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। एवं गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया। मित्रों जो गंगा नदी में जो डॉल्फिन नामक मछली पाई जाती है इसे भारत का राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। कब किया गया था? 5 अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। तो कच्छ का रण क्षेत्र जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों जो कच्छ का रण जो है गुजरात में जो है वह जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जल रीछ टाउडी ग्रेट विज्ञान जगत द्वारा हाल ही में घोषित शाश्वत जीव है, जो कि हाल ही में घोषित किया गया। यह कहाँ क्या है? जल रीछ। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रेशन सेंटर स्थापित किया गया। तो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह भरतपुर में डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रेटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। जैव विविधता से संबंधित अन्य चर्चित व्यक्ति रविंद्र कुमार सिन्हा,
इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी कि जो जैव विविधता से जो संबंधित जो चर्चित व्यक्ति जो हैं उनका नाम क्या है, रविंद्र कुमार सिन्हा। इन्हें क्या कहा जाता है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की डॉल्फिन। कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो कैलाश सांकला जो हैं उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं इन्हें चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता है। चिपको आंदोलन का संबंध मित्रों जो है वह है उत्तराखंड राज्य से, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में ही चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत के लद्दाख में याक पशु मिलता है। मित्रों कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि याक पशु कहाँ पर मिलता है, तो वह भारत के लद्दाख में मिलता है। मित्रों यह भी प्रश्न राजस्थान रीट यानी कि आरटेट में पूछा गया प्रश्न है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में 1987 में स्थापित किया गया। यानी कि जो इंदिरा गांधी की मृत्यु जो हुई थी वह 1984 में हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात राष्ट्रीय इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। उनकी स्मृति में जो कब स्थापित किया गया था, 1987 में। यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। संगठन श्रेणी 5 लाख रुपए के 2 पुरस्कार, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख, 3 लाख व 2 लाख के 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख के 3 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आगे है मित्रों इंद्रिया प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। तो यह पुरस्कार जो है वह सन 1986 में स्थापित किया गया, जो कि 7 श्रेणियों में प्रदत्त है। प्रत्येक श्रेणी के लिए 2.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में कि टाइगर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं मित्रों, जैसे कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। विश्व टर्टल दिवस जो है वह 23 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, 28 जुलाई को। मित्रों विश्व हाथी दिवस जो है वह मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। विश्व चिड़ियाघर दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। मित्रों वन्यजीव सप्ताह से कन्फर्म होता है कि यह 7 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक यह वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। मित्रों यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 10 मई को। तथा विश्व मित्रों हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, 9 सितंबर को। मित्रों ऐसे प्रश्न जो होते हैं वह लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि दिवस से एक ना एक प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में आता ही आता है। चलिए आगे देखते हैं मित्रों। आगे है ललिता नाथ इंडिया टाइगर प्रिंसेज, ये बाघ पर रिसर्च करने वाली पहली महिला है। यानी कि ललिता नाथ जो है वह इंडिया टाइगर प्रिंसेज जिन्हें कहा जाता है, यानी कि इंडिया की टाइगरों की रानी कहा जाता है। इन्होंने बाघ पर सर्वप्रथम रिसर्च की थी, यानी कि बाघ पर सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, जिनके पिता प्रोफेसर ललित एम नाथ ने ही 1969 में देश में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया था। यानी कि जो ललिता नाथ जो है इनके पिता जो प्रोफेसर थे एम नाथ, इन्होंने ही सन 1969 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया था। मित्रों आगे देखते हैं। दरियाई घोड़े को प्रकृति का रडार माना जाता है। मित्रों यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति का रडार किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है दरियाई घोड़े को। द ओरिजिन ऑफ स्पीस यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। यानी कि प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ अभ्यारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, यानी केदारनाथ का जो अभ्यारण्य है वह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। और आगे देखते हैं। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति जंगलों में लगभग 25 वर्षों से रह रहे हैं, उस जंगल की भूमि पर और उससे पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। इसके लिए एक शासन द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम का नाम है यह जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति
किसी जंगली इलाके में यानी कि जंगल की भूमि पर लगभग 25 वर्षों से निवास कर रहा है, तो उस जंगल की भूमि पर और उस जंगल की भूमि से जिस प्रकार की भी पैदावार हो, जिस प्रकार की भी वस्तुएं पैदा हों, उन पर केवल उसी व्यक्ति का अधिकार होगा। यह अधिनियम 2007 में पारित कर दिया गया है, जो कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा प्रावधान इसमें किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कोलकाता में स्थित है। मित्रों, जो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है वह हमारा कोलकाता में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। मित्रों, जो स्लॉथ जो है वह एक प्रकार का भालू जैसा तो दिखता है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटों तक एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है और सोता रहता है। वह जिस वृक्ष पर सोता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है और इसकी मृत्यु लगभग 40 वर्षों में हो जाती है। यह प्रश्न मित्रों पूछा गया है सीटेट 2016 में। चलिए आगे देखते हैं। चील, गरुड़, गिद्ध आदि की दृष्टि श्रेष्ठ होती है, यानी चील जो होती है, गरुड़ जो होता है, गिद्ध जो होता है, उनकी दृष्टि सर्वाधिक होती है तथा यह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि मनुष्य से इनकी देखने की क्षमता लगभग 4 गुना होती है। चलिए आगे देखते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा चीन में पाया जाता है। तो पांडा कहाँ पर पाया जाता है मित्रों? चीन में। चलिए आगे देखते हैं। सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। मित्रों, जो समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। और मित्रों, जो सबसे मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह भी समुद्र ही होता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में पाई जाती है, जो कि मित्रों भारत में जो हॉटस्पॉट जो है, जो केरल में शांत घाटी यानी कि पश्चिमी हॉटस्पॉट जो है उसके अंतर्गत आती है शांत घाटी, और जो शांत घाटी जो आती है वह आती है केरल में, और यहीं पर जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मित्रों, माधव राष्ट्रीय उद्यान बेतला पार्क का संबंध मध्य प्रदेश से है। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। वहीं मध्य प्रदेश के कान्हा सिसली राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया। मित्रों, जो हमारा मध्य प्रदेश का कान्हा सिसली यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में सम्मिलित किया गया। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। तो मित्रों, यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि डायनासोर जीवाश्म पार्क कौन सा है? तो वह है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? धार जिले में। तो मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह समाप्त होता है, और आशा करता हूँ मित्रों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मित्रों, ये हमारा टॉपिक जो है वह परिवार और मित्र काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसमें लगभग और अभी भी कई पार्ट बनेंगे जो कि मैं आने वाली क्लासों में आपको समझाऊंगा, और आशा करता हूं मित्रों कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी भी जरूर